हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 30 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में जो सबसे पहले स्वदेशी जो एमआरआई स्कैनर है किस कंपनी ने विकसित किया है। तो उसका तो सबसे पहले क्या करते हैं, एमआरआई है क्या, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जिसके अंदर जो गंभीर बीमारियां हैं उनका एक स्कैन किया जाता है। तो ये जो कंपनी है, तो ये स्वदेशी जो उन्होंने मशीन हाल हाल में ही डेवलप की है, तो उसका राइट आंसर है वॉक्सिल ग्रिड। जो है उन्होंने ये कंपनी है जिन्होंने एमआरआई स्कैनर को अपन जो फर्स्ट इंडिजीनियस स्कैनर पेश किया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो भारतीय स्टार्टअप है वो जो वॉक्सिल ग्रिड्स है, उन्होंने भारत में अपना पहला जो एमआरआई स्कैनर विकसित किया है। यह जो मशीन है ये 1.5 टेस्ला की क्षमता वाली मशीन है। ये चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन जो नागपुर के पास है वहाँ पर ये स्थित किया गया है। एमआरआई मशीन का जो डिज़ाइन है, निर्माण और पूरी तरह से भारत का ही है। मशीन में हमने लिक्विड हीलियम का उपयोग नहीं होता, जिससे जो लागत है वो कम हो जाती है। और आपको ये भी बता दें कि अगर हम इस मशीन को हम अगर बाहर से मंगवाते हैं तो उसकी तुलना में ये 40% जो है सस्ती है। उसके बाद भारत में जो हाल में ही जो टेक्नोलॉजी में देखा जाए प्रथम, तो अब जो पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है समुद्र प्रताप जो है भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है। ओमान ने अपना पहला जो है पॉलीमर A1 रियाल का नोट जारी किया है। एम्स विजयपुर परिसर ने जम्मू और कश्मीर का जो पहला जेन जेड जो पोस्ट ऑफिस खोला है। गूगल पे ने भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और ध्रुव 64 भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। इटली ने अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। कोपरा जलाशय जो छत्तीसगढ़ में है उसको पहला रामसर साइट घोषित किया है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 में गुरुग्राम में अपना जो पहला भारतीय कैंपस जो है खोलने जा रही है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने खासी और गैरो जो भाषा का पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। तो उसका जो राइट आंसर है वो मेघालय में उन्होंने घोषणा की है। तो हुआ क्या है, मेघालय सरकार का निर्णय है कि जो खासी और गैरो भाषा का जो भाषाओं को कक्षा 1 से तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। उद्देश्य है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को और सरल करना और उन्हें राज्य की स्थानीय संस्कृति से प्रारंभिक स्तर पर जोड़ना। और अगर हम बात करें, खासी भाषा मेघालय राज्य में बोले जाने वाली एक एस्ट्रो जो एशियाटिक भाषा है। और इसमें अगर हम बात करें कितने लोग बोलते हैं, कम से कम 10 लाख बोलने वाले स्पीकर इसमें हैं। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं मेघालय की, तो मेघालय के कुछ जिलों में जो है को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा रखती है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, खासी जनजाति द्वारा बोली जाती है। और ये जो अगर हम बात कर रहे हैं भाषा की, उसके बाद है गैरो लैंग्वेज। गैरो लैंग्वेज जो है सीनो तब्बित परिवार की तब्बित बर्मन शाखा से संबंधित है। यह मुख्य रूप से मेघालय के गैरो हिल्स, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। गैरो भाषा के अलग नाम भी हैं, जैसे कि मंडी, मैंडे और गैरो, जो उसके अलग नाम से भी से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी की हाल में ही जो यात्रा की है। तो उसका जो राइट आंसर है वो वागशीर है, जिसकी हाल में उन्होंने यात्रा की है। तो अभी हुआ क्या है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर आईएनएस वागशीर में यात्रा की है। उन्होंने कारवार नेवल हार्बर में सबमरीन में प्रवेश किया है। उनके साथ जो एडमिरल हैं, जो हमारे दिनेश के त्रिपाठी हैं, नौसेना के जो प्रमुख हैं, वो भी उपस्थित थे। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने सबमरीन क्रू से बातचीत की और एक ऑपरेशनल डेमोस्ट्रेशन भी देखा। अगर हम बात करें, भारत की ये दूसरी राष्ट्रपति है जिन्होंने इस सबमरीन पर यात्रा की है। उनसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस सबमरीन पर यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोनम येश जो हैं वो किस देश के गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 के एक मैच में 8 विकेटें लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो वो भूटान के गेंदबाज हैं जिन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। अगर हम बात करें, भूटान के जो स्पिनर हैं सोनम येश ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास रचते हुए 4 ओवरों में 7 रन देकर 8 विकेटें ली हैं। सोनम T20 क्रिकेट के इतिहास में एक मैच में 8 विकेटें लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने गए हैं। और यह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एक नया रिकॉर्ड है जो म्यांमार के खिलाफ मैच में बना गया है।
उसके साथ साथ उसके साथ साथ और भी जो रिकॉर्ड बने हैं। अगर हम बात करें सोनम येश की, तो उन्होंने 7 रनों पे 8 विकेटें ली हैं, और मैच किसके खिलाफ था? भूटान वर्सेस म्यांमार, और कब खेला गया? 2025 में। उसके बाद सियाजुल इदरूसू जो मलेशिया से हैं, उन्होंने 8 रन पे 7 विकेटें ली थी। मलेशिया और चीन के बीच में मैच खेला गया था 2023 में। उसके बाद है अली अली दाकिन जो है बहरीन, उन्होंने 19 रनों पे 7 विकेटें ली हैं। बहरीन वर्सेस भूटान का मैच खेला गया था 2025 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो अयोध्या है में हाल में ही किसकी जो कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो उनका नाम है रानी हो वांग ओके, जो है उनका हाल में ही कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उसके बाद जो अब क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है? तो अयोध्या में हाल में ही कोरिया की जो रानी है हो हांग ओके की जो कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा का अनावरण इंडो कोरियन मेमोरियल जो पार्क है सरायू नदी के पास है, उस पर किया गया है। और जो अगर हम प्रतिमा की बात करें 12 फीट ऊंची है, और इसमें कोराई धातु को से बनाया गया है। कोरियाई की रानी जो भारत में राजकुमारी सुरिसिनिता के नाम से इन्हें जाना जाता था। और प्रतिमा भारत और दक्षिण कोरिया के जो प्राचीन संस्कृति संबंधों का प्रतीक है। ऐसी मान्यता के अनुसार 48वीं ईस्वी में अयोध्या से कोरिया आई थी, और उन्होंने कोरिया के राज किम सूरो से विवाह किया था, जो प्राचीन गया साम्राज्य के भी जो है संस्थापक थे। उसके साथ साथ कुछ और प्रतिमाएं भी हैं जिनको हाल में ही बनाया गया है, जैसे कि SP बाला सुब्रमण्यम हैदराबाद में, छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्नाटक में, लियोनेल मेसी 70 फीट की कोलकाता में, शाहरुख खान एंड काजोल की लंदन में, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावास में, छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा है पिपरी छिछवाड़ा में, और बडौफा उपनेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा जो नई दिल्ली में, अग्रसेन महाराजा अग्रसेन की जो भव्य प्रतिमा है हरियाणा के हिसार जिले में अभी बनाई गई है। उसके बाद अगर बात करें खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो पहला आयोजन किस राज्य में हो रहा है, तो उसका जो राइट आंसर है वो छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। तो इसमें होगा क्या? जो खेलो इंडिया का जो ट्राइबल गेम्स का जो पहला जो एडिशन है वो 14 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। जो शुभांकर है वह है मोरवीर है। और अगर हम बात करें जो जो टॉप खिलाड़ी होंगे उनको 8 वर्षों के लिए 5 लाख की जो छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगर हम बात करें 7 जो खेल, कौन से 7 खेल इसमें शामिल होंगे, इसमें तीरंदाजी, एथलीट्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी और जो वेट लिफ्टिंग, इसके अंदर खेल जो है वो शामिल किए जाएंगे। उसके साथ 2 प्रदर्शन खेलों के मध्य में भारत और की जो स्वदेशी खेल परंपराओं को प्रदर्शित भी किया जाएगा। उसके साथ साथ और भी जो खेल हुए हैं और उसके वेन्यू और कौन विनर बना है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम के हैं बिहार पटना में हुआ है, गया, राजगीर और दिल्ली में हुए हैं, तो महाराष्ट्र विजेता है। खेलो इंडिया विंटर गेम में लेह और गुलमोग में हुआ है, भारतीय सेना इसकी विजेता है। खेलो इंडिया बीच गेम जो है 2025 वो खोगला बीच द्वीप में हुआ है, मणिपुर इसकी विनर है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में हुआ है, हरियाणा इसका विनर है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 जयपुर और राजस्थान में हुआ है, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो इसकी विनर है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है पार्वती अर्गा जो पक्षी अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है, जहां जिसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। तो हुआ क्या है, अगर हम जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उन्होंने पार्वती अर्गा जो पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन हाल में ही घोषित किया है। और अगर हम बात करें इस अभयारण्य की सेंचुरी की, ये 1084 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसका जो स्थान है गोंडा जिले में स्थित है। यह क्षेत्र 2 जो झीलों पार्वती और अर्गा से मिलकर बना है। उसके साथ साथ ये रामसर साइट में भी दर्जा लिए हुए है। उसके बाद ये मध्य एशिया और तिब्बत में आने वाले जो प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। यह कदम उद्देश्य जो है सेंचुरी के आसपास की जो वाइल्ड लाइफ है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार में हाल में ही और भी जो
सुर्खियों में रही है वो ये है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। उसके बाद भारत की जो पहली विस्टाडोम जो जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश का जो 76वां जिला बना है 76 पे, वो कल्याण सिंह नगर के नाम पर बना है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। घाटमपुर ताप जो विद्युत परियोजना है कानपुर में, उसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का जो शुभारंभ वो लखनऊ में हाल में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही केंद्र सरकार ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को किसे नियुक्त किया गया है। तो हम सभी की बात करेंगे देवेंद्र पाल सिंह, कनक मेंडला, रविंदर कुमार और अनिल कौशिक जो हैं, इन सबको जो ये राइट ऑप्शन है। तो अभी हुआ क्या है, हमारे जो 3 सीनियर एडवोकेट हैं जिनको अभी हाल में ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का नियुक्त किया गया है, उनके नाम हैं देवेंद्र पाल सिंह है, कनक मेंडला, रविंदर कुमार हैं और अनिल कौशिक हैं। और इनका जो नियुक्ति है, इनको कार्यकाल 3 वर्ष या उससे अलग अगले जो आदेश तक रहेगा। उसके बाद बात करें कनक मेंडला रविंद्र कुमार की, ये राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं 2018 से 2024 तक, और उनके पास जो सांसदीय व कानूनी अनुभव दोनों ही हैं। अगर हम बात करें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल में, तो कानूनी मामले में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सहायता से किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सॉलिसिटर जनरल होता क्या है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दूसरा जो सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकार होता है। यह पद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अधीन होता है। जो सॉलिसिटर जनरल का जो मुख्य काम होता है वो भारत सरकार को कानूनी सलाह देना और अदालतों में उसका जो प्रतिनिधित्व करना उसका काम होता है। यह एक संवैधानिक पद नहीं है बल्कि एक वैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बनाया गया है। अगर हम बात करें सॉलिसिटर जो जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये अपॉइंटमेंट की जाती है कमेटी ऑफ द कैबिनेट, और जो उसका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल के लिए होता है। और अगर हम बात करें वर्तमान जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनका नाम है तुषार मेहता, उनका नाम है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सोमालीलैंड जो को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला देश कौन सा है। तो उसको औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला इजराइल है। अभी हाल में ही हुआ क्या है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये आपका देश है सोमालिया। तो जो उसका उत्तरी भाग है, उन्होंने अपने आप से ये बोल दिया कि ये सोमालीलैंड है, और इजराइल ने इसको औपचारिक रूप से मान्यता भी दे दी है। मतलब इनका खुद का यही मानना है। तो हुआ क्या है, यहाँ हुआ क्या है, तो इजराइल में सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला जो पहला देश बन गया है। इजराइल ने कृषि मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये इजराइल है और ये सोमालीलैंड है, तो यहाँ पे अपना दूतावास बनाएगा और ये अपना दूतावास इजराइल के अंदर बनाएगा। तो उसके साथ साथ इजराइल ने कृषि, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की योजना की घोषणा भी की है। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुर्रहीम रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने इस कदम को ऐतिहासिक क्षण बताया है। अब दोनों देशों के बीच में जो राजनीतिक संबंध स्थापित किए जाएंगे और राजदूत की नियुक्ति होगी और दूतावासों का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में है, सोमालीलैंड एक स्वयं घोषित स्वतंत्र क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे सोमालिया का हिस्सा माना जाता था। लोकेशन की बात करें तो अफ्रीका के जो हॉर्न क्षेत्र में से है, और अगर हम घोषणा करें इसकी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज 1991, राजधानी है हरगैसा, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मान्यता प्राप्त अभी नहीं है। अधिकांश देश इसे सोमालिया का हिस्सा मानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो